आपातकाल को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, सबसे पहली बात जो कि सबसे जरूरी भी है, राष्ट्रपति शासन का मतलब, इसका मतलब सीधा रूल राष्ट्रपति करता है। वैसे रूल कौन करता है? वैसे राज्य में शासन किसका होता है? मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद होती है, इसके नेतृत्व में, यानी कि कार्यपालिका का शासन होता है, मुख्यमंत्री का शासन होता है। लेकिन यहाँ पे बात की गई है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, इसका मतलब कि कार्यपालिका काम नहीं करेगी, वो रूल नहीं करेगी, प्रेसिडेंट रूल करेगा। और वो किसके माध्यम से करेगा? राज्यपाल, उसका जो एजेंट होता है, राज्यपाल के माध्यम से करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि राज्यपालिका आपका राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है, साथ ही साथ संवैधानिक प्रमुख के साथ साथ राज्यपाल केंद्र का राज्य में एजेंट भी होता है। सामान्य स्थितियों में संवैधानिक प्रमुख होता है और विशेष स्थितियों में केंद्र का एजेंट होता है राज्यपाल। ओके, राष्ट्रपति शासन। सबसे पहली बात कि संविधान में राष्ट्रपति शासन जैसे शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, ना ही इसका उल्लेख किया गया। पहली बात, यानी कि संविधान में राष्ट्रपति शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। पहला, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है जिसको कहते हैं संवैधानिक तंत्र का विफल होना। संवैधानिक तंत्र का विफल होना, इसका मतलब क्या है? संवैधानिक तंत्र का विफल होना, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, सीधा मतलब है कि जब राज्य में संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं किया जा रहा है तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, संवैधानिक नैतिकता के विरोधी माना जाएगा। तो सही कह देते हैं संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना। जैसे संविधान में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की बात हो और राज्यों में विधानसभा की बात हो, तो विधानसभा की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए 2 बैठकों के बीच में। ठीक है, और अगर ये बैठकें नहीं तो हो पा रही, मतलब 6 महीने से ज़्यादा अंतर हो गया, यानी कि एक बैठक हुई जनवरी में, दूसरी बैठक हुई जाकर के नवंबर या दिसंबर में, तो ये संवैधानिक तंत्र का विफल माना जाएगा, क्योंकि संविधान में उल्लिखित प्रावधानों का फॉलो नहीं किया जा रहा है, अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक, पहली बात। दूसरा ये कर दिया है कि जब सरकार अल्पमत में है, यानी कि सरकार का विधानसभा में बहुमत नहीं है, कार्यपालिका का विधानसभा में बहुमत नहीं है, ठीक, और सरकार फिर भी शासन की जा रही है, तो ये तो जो जनादेश है उसकी अवहेलना है, लोकतंत्र का विरोधी है। तो इन आधारों पर भी संवैधानिक तंत्र का विफल माना जाएगा। ठीक है, तो इसके संबंध में सबसे पहले आप 2 आर्टिकल देख लीजिए। 2 आर्टिकल, ठीक, एक है आपका आर्टिकल 355 और एक है आर्टिकल आपका 365। ठीक है, 355 और 365। 355 क्या कहता है? आर्टिकल 355 कहता है कि राज्य का शासन अगर संविधान में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा रहा है, यानी कि संविधान में जो बातें कही गई हैं राज्यों के लिए, उन आधारों पर अगर शासन नहीं किया जा रहा है तो राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल माना जाएगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, और राज्य में फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। किन आधारों पर? या तो यहाँ पर आप राज्यपाल की रिपोर्ट मिले, ठीक है, राज्यपाल की रिपोर्ट मिलेगी और राष्ट्रपति को दी जाएगी। राज्यपाल हर 15 दिन पर एक रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति को, हर पाक्षिक पक्ष पर, यानी कहते हैं हर पाक्षिक रिपोर्ट भेजता है, हर 15 दिन पर एक रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति को। उसमें राज्य की शासन प्रशासन से संबंधित सारी बातें दी जाती हैं, और ये रिपोर्ट राष्ट्रपति ने भेजी, राज्यपाल ने किसको भेजी है? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह सहायता से काम करता है। तो उन्हें भी लग गया कि राज्य में संविधान के उपबंधों के हिसाब से काम नहीं चल रहा है, संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तो राज्य में फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा आर्टिकल 355 के तहत।
356 लागू किया जाएगा। दूसरा संघ को अगर स्वतः भी लग रहा है, राज्यपाल ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी, लेकिन संघ को लग रहा है कि राज्य शासन प्रशासन का संचालन संविधान के अनुसार नहीं हो रहा है, तो भी यहाँ पर राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है, पहली बात। और इसमें अगर संघ ने कोई निर्देश दिया है, संघ ने निर्देश दिया है, किसको दिया है? राज्य को। संघ कोई निर्देश देता है, कोई आदेश देता है राज्यों को, और राज्य उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तो इसका प्रयोग करते हुए आर्टिकल 365 का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 356 लागू किया जा सकता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आर्टिकल 365 का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। राष्ट्र यानी कि संघ ने कोई निर्देश दिया है और राज्यों ने नहीं माना है, तो इसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन ये दिया क्या होंगे संविधान में? इसलिए देगा कि देश के विकास की जिम्मेदारी दोनों के कंधों पर है, संघ के कंधों पर भी है और राज्यों के कंधों पर भी है। अगर दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो देश कैसे प्रगति करेगा? देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति होगी? क्योंकि संघ अगर आयुष्मान भारत स्कीम माना के लेके आया और राज्य सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो स्कीम कैसे सफल होगी? ठीक है, पीडीएस सिस्टम की बात करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन की बात करें, तो अगर ये स्कीम है, जो ये स्कीम है, अगर राज्य सहयोग ना करें तो ये कैसे लागू होगी? ठीक है, तो इसीलिए ये संघ एक प्रावधान डालेगा कि संघ निर्देश देगा और राज्य तो उसको मानेंगे नहीं, तो इसका प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, पहला। दूसरा ये है कि राज्यपाल रिपोर्ट भेज रहा है राष्ट्रपति को लग रहा है कि राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन संचालन नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, या फिर उसको बिना रिपोर्ट के ही लग गया तो भी लगाया जा सकता है। इसका प्रयोग आज तक नहीं किया गया और इसका प्रयोग 100 से अधिक बार कर दिया गया है, यानी 100 से ज़्यादा बार इसका प्रयोग किया जा चुका है, इसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अगली बात है कि इसको अब कैसे लागू करेंगे, फिर वही बात है कैसे लागू करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपातकाल राष्ट्रपति लगाएगा, मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता से राष्ट्रपति काम करता है, तो मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और 356 का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, लेकिन इस संबंध में ये प्रस्ताव भी पारित होना चाहिए। तो 2 महीने के भीतर कहा जाता है कि राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति शासन लगाएगा तो उसके 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से इस आशय का एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों से इस आशय का एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और प्रस्ताव कैसे पारित होगा? सामान्य बहुमत से। ध्यान रखना, वहाँ पर विशेष बहुमत की बात की गई थी, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी में विशेष बहुमत की बात की गई थी आर्टिकल 368 के तहत, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन में सामान्य बहुमत की बात की गई, यानी उपस्थित मतदान देने वालों का बहुमत, बस गढ़पूर्ति होनी चाहिए, कोरम पूरा होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही एक बार इन्होंने पारित कर दिया, ये अगले 6 महीने तक लागू रहेगा। फिर 6 महीने के लिए एक्सटेंड करना है तो फिर इसको इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रकार को लगाया जा सकता है। और कब तक लगाया जा सकता है? तो बात की गई अधिकतम 3 बार लगाया जा सकता है। ठीक है, अब अगर लोकसभा नहीं है तो फिर वही बात, लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा इससे संबंधित प्रस्ताव पारित कर दे विद इन 2 मंथ, और उसके बाद में जैसे ही लोकसभा पुनर्गठित होगी, लोकसभा बनेगी, और 1 महीने के भीतर यानी कि 30 दिन के भीतर उससे ये प्रस्ताव पारित करा लिया जाए, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो संविधान में कहा गया है कि इसको अधिकतम 3 वर्ष के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, अधिकतम शब्द जब प्रयोग किया गया मैक्सिमम, ये 2 संदर्भ में किया गया, एक 1 ईयर यानी 1 साल के संदर्भ में, और एक किया गया है 3 ईयर 3 वर्षों के संदर्भ में। ये माजरा क्या? माजरा ये कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अधिकतम 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है, अधिकतम 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा और 3 वर्ष से कम, यानी कि इसके बाद अधिकतम 3 वर्षों तक किया जा सकता है मैक्सिमम, यानी कि 1 वर्ष से ज़्यादा तभी प्रयोग होगा, और वो भी 3 वर्ष तक, जब जो 2 शर्तें हों, यानी कि जब शर्त ये हो, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगा है
या किसी भी उसके टेरिटरी भूभाग पे इमरजेंसी लगा है। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ या किसी भी उसके भूभाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो उस स्थिति में वहाँ पर 1 वर्ष के लिए आपातकाल और बढ़ा दो, 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दो, 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दो, तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये अधिकतम 3 वर्ष के लिए तभी आपातकाल होगा जब या तो नेशनल इमरजेंसी लगी हो या दूसरा हो कि वहाँ पर राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, राज्य में चुनाव कराने की स्थितियाँ ना हो, जैसे कि राज्य में सिविल वॉर चल रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर में स्थितियाँ पैदा होती रहती कि राज्य में ऐसी स्थिति है ही नहीं कि चुनाव कराया जा सके। चुनाव कराया जाएगा तो संघर्ष हो जाएगा, लोग मरेंगे, बूथ कैप्चरिंग होगी, करप्शन होगा। ठीक है, तो वहाँ नहीं कराया जा सकता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है 3 वर्षों के लिए, लेकिन वैसे सामान्य परिस्थितियों में 1 वर्ष से अधिक नहीं। ठीक है, ओके, ये बात होगी। अब इसका प्रभाव क्या होगा, अब देख लेते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा राष्ट्रपति शासन का। संवैधानिक तंत्र का विफल होना, इसका प्रभाव क्या होगा। प्रभाव वही होगा, प्रभाव ये होगा शक्ति का वितरण जो है, शक्ति का वितरण समाप्त हो जाएगा। शक्तियों का वितरण जो किया गया केंद्र और राज्य के बीच में समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब फिर वही राज्य से संबंधित विषयों पर या राज्य सूची के विषयों पर संसद विधि बना सकती है, संसद विधि बना सकती है। ठीक है, राज्य सूची के विषय पर भी संसद विधि बना सकती है, जबकि इस पर कौन बनाता है, राज्य कानून बनाती है। दूसरा, अगर संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, और ऑर्डिनेंस का प्रभाव वही प्रभाव होगा जो सामान्य विधि का होता है। ठीक है, समझ। और क्या होगा, और इससे ये होगा कि जैसे ये लागू होगा जो राज्य की मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी, मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी राज्य की, यानी कि मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो नहीं रहेंगे, अन्य मंत्री हैं वो नहीं रहेंगे, ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो शक्ति का वितरण समाप्त हो जाता है, संसद विधियों का निर्माण करेगी, संसद ही राष्ट्रपति, जब संसद सत्र में नहीं तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी, और संघ का जो राज्य का जो बजट होगा, राज्य का बजट भी कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। और वहाँ पर शासन कैसे करेगा, अब ये सारे काम तो ये कर रहे हैं, लेकिन काम तो राष्ट्रपति के अधीन है ना, तो राष्ट्रपति का एजेंट वहाँ पे जो होता है राज्यपाल, गवर्नर, तो वो इसके बिहाफ में, राष्ट्रपति के बिहाफ में गवर्नर वहाँ पे रूल करेगा, काम करेगा। ठीक है, या राष्ट्रपति चाहे तो गवर्नर के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को भी वहाँ पे अपॉइंट कर सकता है, वो शासन करेगा। तो ये प्रभाव हो जाएंगे। ठीक, अब बात आती है कि जैसे ही 1967 तक की बात करें तब तक तो ठीक है। ठीक है, हुआ क्या, 1950 से लेकर 1967 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो, दोनों ही पर किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों की कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार थी और उसी पार्टी की राज्य में सरकार थी, तो मामला एकदम ठीक चल रहा था। लेकिन 1967 से स्थितियाँ चेंज हुई, सेंट्रल में तो कांग्रेस है, लेकिन स्टेट में अदर पार्टी आने लगी, अन्य दलों की सरकारें आने लगी। वहीं पर इन दोनों में क्या हुआ, विरोध होने लगा, संघर्ष होने लगा, और आर्टिकल 357 का भी प्रयोग करने लगे।
ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक 100 से अधिक बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया है ना, तो उसमें अधिकांश बार तो उनके पीछे जो कारण थे वो राजनीतिक थे, यानी कि राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए ही अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। तो जब बहुत ज़्यादा अति कर दी, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ 356 का प्रयोग, तो उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रसिद्ध केस है, उसमें एक अपना जजमेंट दिया। क्या जजमेंट दिया? ठीक है, 356 और दुरुपयोग होने लगा, तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है एसआर बॉम्बई बाद ये 1994 का, ठीक है, 1994 का। इसमें क्या हुआ? 1994 में एसआर बॉम्बई केस आया। एसआर बॉम्बई का मतलब क्या है? एसआर बॉम्बई उस समय कर्नाटक राज्य के सीएम हुआ करते थे, मुख्यमंत्री। हुआ क्या, केंद्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को बर्खास्त कर दिया। ठीक है, तो ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। उसी समय कुछ और भी इसके पैरेलल कुछ प्रकरण चल रहे थे, घटनाएं हो रही थी। आपने देखा होगा कि 1990 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, बाबरी मस्जिद को डिसॉल्व किया गया, तो उस समय बहुत सारे राज्यों में, 4 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कौन राज्यों में? आपका उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक, आपका उत्तर प्रदेश हुआ, आपका मध्य प्रदेश हुआ, आपका राजस्थान हुआ और आपका हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इसमें बीजेपी सरकार थी, बीजेपी पार्टी की सरकारें थी। तो केंद्र सरकार को लग रहा था कि यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं और यहाँ पर जो स्टेट की मशीनरी है वो सही से काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, यानी कि यहाँ सरकार को बर्खास्त कर दिया राष्ट्रपति ने और 356 का प्रयोग कर दिया। तो ये सारे मामले इकट्ठे हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सभी मामलों को 1994 में सुनाया, एसआर बॉम्बे के बाद के नाम से सुनाया। ठीक है, 9 जजों की इसमें बेंच बैठी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए ऐसा है, आर्टिकल 356 का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में होता है। ठीक है, यानी कि विशेष परिस्थितियों के लिए इसका संविधान में उल्लेख किया गया है, बल्कि दुरुपयोग करने के लिए नहीं किया गया। आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं। आप अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं, किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, विधानसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि आप कब कर सकते हैं? उसने कहा कि जैसे कि संवैधानिक तंत्र के विफल होने का मतलब, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया, यानी कि विधानसभा की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, तो माना जाएगा संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो लगा दिया जाएगा। दूसरा ये है कि सरकार अल्पमत में हो और फिर भी काम करे जा रही है, तो लगाया जा सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि राज्य में कुशासन है, राज्य में करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, तो इस आधार पर आप राज्य में ना राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। अरे करप्शन है तो वो सरकार देखेगी। ठीक है, आने वाले चुनाव है 5 वर्ष बाद, सरकार खुद ही देखेगी, जनता तय करेगी कि इसको सरकार लाना या नहीं लाना है। ठीक है, दूसरे, अगर राज्य में दंगे हो रहे हैं, तो आप अपनी सीआरपीएफ भेजिए ना। वो क्या कर रहे हैं? अर्धसैनिक बल इसी दिन के लिए तो होते हैं, तो उनको भेजिए, बजाय 356 के प्रयोग करने के। तो केंद्र, इन्होंने यही कहा कि आप सत्ताधारी दल, केंद्र अगर सत्ताधारी दल है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 356 का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। इनका प्रयोग तभी होगा जब संवैधानिक तंत्र विफल होगा, पहली बात। और अगर आपने 356 का प्रयोग किया और राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया और हम उसकी न्यायिक समीक्षा करेंगे, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन में न्यायिक समीक्षा का अधिकार दे दिया था सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 356 का प्रयोग केंद्र कर सकता है, लेकिन न्यायिक समीक्षा हम करेंगे और हमने जुडिशियल रिव्यू में पाया कि आपने उसका दुरुपयोग किया है, तो हम उसको खारिज कर देंगे। और आपने विधानसभा को जो भंग कर दिया था उसको भी हम पुनर्गठित कर देंगे। ठीक है, उसको भी हम पुनर्गठित कर देंगे, भंग हुई विधानसभा को भी पुनर्गठित हम कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि विधानसभा ऐसे ही आप भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये गया।
तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि आपने कर्नाटक में जो राष्ट्रपति शासन लगाया था ये गलत लगाया था। लेकिन तो उन्होंने कहा व्हाट अबाउट यूपी, एमपी, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का मामला। चूंकि उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पंथ निरपेक्षता संविधान के आधारभूत ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। और अगर सेकुलरिज्म के विरोध में कोई जा रहा है और उस आधार पे आपने यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया है तो ये ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति शासन जो यूपी, एमपी, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में इस आधार पे लगाया गया था कि यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, राज्य की मशीनरी यहाँ पे काम नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे बीजेपी सरकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने यहाँ लगाया क्योंकि आप संविधान की मूल संरचना की सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, आप संवैधानिक नैतिकता का काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना आपका जायज़ था, इसको खारिज नहीं किया, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई। अब इसको वापस कैसे लिया जाएगा? तो इसको वापस लेने का अधिकार ना ही लोकसभा को है, ना ही संसद के राज्यसभा की बात की जाए उसे, ठीक है। कहने का मतलब है कि लोकसभा या राज्यसभा इन संसद को अधिकार नहीं है वापस लेने का। हालांकि पारित प्रस्ताव वही करेंगे साधारण बहुमत से, वापस राष्ट्रपति ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि मंत्रिपरिषद जब चाहेगी वो सलाह देगी राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति वापस ले लेगा। और जैसे ही वापस ले लेंगे तो राज्य सरकार फिर वैसे ही काम करने रहेगी, ठीक है, चुनाव किए जाएंगे जो भी है। तो ये हुआ। अब क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन 2023 में ये आया, 2023 में क्वेश्चन क्या आया, इतना तो पढ़ लिया। 2023 में क्वेश्चन आया है कि 90 के दशक के मध्य से, यानी कि 1990 के दशक के मध्य से 356 के प्रयोग में बहुत कमी आई है, ऐसा क्यों हुआ? 356 के प्रयोग में बहुत कमी आई है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो 1990 के दशक का मध्य, यानी कि 1990 से 1995 मान लीजिए, 1990 के दशक के मध्य से, इसका मतलब 1995 और उसके बाद का समय, ठीक है। कमी क्यों आई है? कमी आई किसमें? 356 के प्रयोग में। पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि 1989 से लेकर 2014 की बात करें अभी तक की, ये जो 25 वर्ष रहे, इन 25 वर्षों में केंद्र में गठबंधन का दौर रहा। यानी कि 1989 से केंद्र में गठबंधन का दौर हुआ है। केंद्र में किसी भी एक सिंगल पार्टी ने मेजॉरिटी नहीं पाई, पूर्ण बहुमत में नहीं आई। जब भी सरकार बनी तो बहुत सारी पार्टियों ने गठबंधन किया, तब सरकारें बनी। तो एक कारण ये हो गया, उस समय गठबंधन का दौर चल रहा था, गठबंधन का दौर शुरू हुआ, ठीक है। दूसरा ये हुआ कि जो गठबंधन का दौर था, इस समय राज्य के दल बहुत मजबूत हो गए, AIADMK, DMK जैसे, ठीक है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी है ना, यूपी की बात करें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बिहार की बात करें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, या तमिलनाडु की बात करें DMK, AIADMK, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी। तो ये सभी पार्टियां मजबूत हुई, यानी कि क्षेत्रीय दल मजबूत हुए, और सिर्फ अपने क्षेत्र में ही मजबूत नहीं हुए। जब क्षेत्र मजबूत हुए तो इन्होंने राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित किया। मतलब यानी कि केंद्र में राज्य के दलों को मिलाकर सरकार बनाई गई, क्योंकि 1996 में जो देवेगौड़ा की सरकार थी उसमें समाजवादी पार्टी का भी योगदान था, समाजवादी पार्टी की थी। जब देवेगौड़ा सरकार महिला रिजर्वेशन बिल जो आज पारित हो गया है, इसको लेके आए थे, और समाजवादी पार्टी ने मना कर दिया था, पारित नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर अपना समर्थन वापस ले लेती, सरकार गिर जाती। तो जब गठबंधन का दौर हुआ
तो क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया या राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई। अगर केंद्र सरकार ऐसा कोई प्रयोग करती तो राज्य अपना समर्थन वापस लेते थे और केंद्र सरकार गिर पड़ती। सोच के देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार केंद्र सरकार की सहयोगी है, उसको समर्थन दे रही है क्योंकि केंद्र सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि 356 का प्रयोग किया जा सकता है या फिर दुरुपयोग करने की संभावना है, जो भी है। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी, वहां पे प्रयोग करेगी? कुछ भी स्थिति क्यों, भले ही 6 महीने के बीच में बैठक हुई हो ना हुई हो, अल्पमत में सरकार हो चाहे ना हो, वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि अगर वहां लगा दिया तो केंद्र सरकार गिर जाएगी। तो ये हुआ। तीसरा जो भी सबसे महत्वपूर्ण है, एसआर बोम्मई, जो भी आपको बताया, एसआर बोम्मई केस जो 1994 का था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि 356 का हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। यस, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आपने 356 का प्रयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग किया है, तो हम विधानसभा भंग हुई विधानसभा को भी पुनर्गठित कर देंगे, ठीक है, और 356 को अप्रभावी कर देंगे। पहला ये कहा, ठीक है। और इसी में ये कह दिया था कि आप बार बार इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। इन बातों के आधार पर क्या हुआ कि 356 का प्रयोग बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। हालांकि 2014 में फिर सरकार आती है, 2014 में सरकार, मोदी सरकार, जो कि 25 वर्षों के बाद पहली ऐसी सरकार थी जो पूर्ण बहुमत में आई, सिंगल पार्टी फुल मेजोरिटी में आई है। तो उन्होंने एक आध जगह पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शासन का प्रयोग किया, ठीक है। कहीं जम्मू कश्मीर की बात हो, केरल की बात हो, फिर मणिपुर की बात हो, ठीक है, और भी कुछ स्टेट हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया गया। बहरहाल ये तो हुआ आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के बाद एक और छोटा सा बच गया है द्वितीय पाद का, एक और छोटा बच गया है द्वितीय पाद का। ध्यान रखना, इसमें जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन में लोगों के मौलिक अधिकार कोई प्रभावित नहीं होते। लोगों के मौलिक अधिकार उतने ही बने रहते हैं जितने होते हैं, कोई प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक। अब एक है आपका 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। पहला वही है, इसका अर्थ क्या है, प्रक्रिया क्या है, ठीक है, फिर इसका प्रभाव क्या होता है, हाँ, हटाने का प्रावधान क्या है, ठीक है, कब। तो ये 5 चीजों में इसको समझ लेते हैं। पहला, इसका मतलब क्या है, जब देश की वित्तीय साख पर खतरा हो, जब देश की वित्तीय साख पर खतरा हो, वित्तीय साख पर संकट हो, तो देश में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है, लगाया जा सकता है आर्टिकल 360 के प्रयोग करते हुए। अब आप कहेंगे कि सर वित्तीय साख का क्या मतलब? तो वित्तीय साख को संविधान में कोई परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि इसका मतलब ये होता है सामान्य अर्थों में कि अगर हमारे भुगतान का संतुलन पैदा हो गया है सॉरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस पैदा हो गई है, जो कि 1990 में हुई थी। 1990 में इतना हो गया था कि हमारे पास 2 हफ्ते का आयात करने का रुपया नहीं बचा था, डॉलर नहीं बचा था, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था, $1 बिलियन से भी कम बचा था कि 2 हफ्ते तक हम बराबर आयात नहीं कर सकते थे। तो क्या होता है 2 हफ्ते बाद? 2 हफ्ते बाद ये होता है आपकी जो कोयला आयात होता है, तेल आयात होता है, सोना आयात होता है, ये सब बंद हो जाता है। और जैसे ही पेट्रोल डीजल ये समाप्त, कोयला समाप्त, देश की बिजली समाप्त, सारा उद्योग धंधे चौपट एकदम शांत हो जाते हैं, घरों में बिजली आनी बंद हो जाती है,
गैस आना ही बंद हो जाती, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सब बंद हो जाता, फाइनली एंड हो जाती है, सारी कंपनी बंद हो जाती, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है आपकी, ये होता है। तो उस समय लगा था कि देश में वित्तीय संकट तो है ही, वित्तीय साख खतरे में है देश की, तो किया क्या जाए। तो उस समय कयास लगाया गया 360 का प्रयोग कर, लेकिन हमने फिर प्रयोग नहीं किया। उस समय नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह उस समय उनको वित्त मंत्री बनाया गया, उनकी लीडरशिप में इसको आगे बढ़ाया गया और देश में आर्थिक सुधार शुरू किए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए गए, एलपीजी का मॉडल लाया गया, देश को वैश्वीकरण की नीतियाँ अपनाई गई और फाइनली देश को उस स्थिति से बाहर निकाला गया, ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ 360 का प्रयोग नहीं किया है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो जाए कि देश में जो आर्थिक संसाधन होते हैं हमारे, वो सोर्स हैं जो, वहाँ से इतना पर्याप्त पैसा ना आए कि हम अपने खर्चे चला सकें। हालांकि देश का बजट तो वैसे भी कम रहता ही है, यानी कि आज तक की हमारी देश की समस्या ये है कि हमारी उतनी कमाई नहीं है जितने खर्चे हैं, आमदनी ठंडी खर्चा रुपया, यही स्थिति हमारे देश की बनी हुई है, ठीक है। तो या तो बिल्कुल ही करना आ रहे हैं, टैक्स बिल्कुल नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो देश क्या करे, कैसे खर्चे चलेंगे, कैसे हम अपनी मशीनरी को इन सबको देंगे। तो आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। कैसे लगाया जाएगा, ये राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से इसको लागू कर देगा, ठीक है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह एवं सहायता से क्या करेगा, इसको लागू कर देगा और जैसे ही लागू होगा तो अगले 2 महीने में संसद के दोनों सदन इसको साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दें, संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दें, ठीक है। और अगर लोकसभा नहीं है तो फिर वही प्रोसेस कि राज्यसभा पारित कर दे सिंपल मेजोरिटी से, और पुनर्गठित लोकसभा 30 दिनों के भीतर या 1 महीने के भीतर इसको पारित कर दे, ठीक है। और एक बार पारित हो गया तो इसमें एक चीज जो कि सबसे अलग है कि इसको बार बार पारित नहीं करना पड़ेगा, हर 6 महीने में आपको पारित नहीं करना पड़ेगा, एक बार आपने पारित कर दिया बस बात खत्म। अब ये हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए, जब तक सरकार चाहे, जब सरकार चाहेगी राष्ट्रपति इसको हटा लेगा, ठीक है। प्रक्रिया ये होगी। प्रभाव क्या है, प्रभाव ये होता है कि जितना भी संघ सरकार के कर्मचारी हैं, संघ सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनको जो वेतन मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, इनमें कटौती की जा सकती है। या तो वेतन बिल्कुल ही रोका जा सकता है, भत्ते बिल्कुल ही रोके जा सकते हैं, या उनमें कटौती कर दी जाएगी। यहाँ तक कि इस प्रावधान से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नहीं बख्शा गया है। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को इतनी सुरक्षा दी गई है ताकि वो निष्पक्ष न्याय कर सकें। उनके वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उनके जो खर्चे होते हैं, जो वेतन भत्ते होते हैं, वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित होने का मतलब है कि संसद में उनकी चर्चा तो की जाती है लेकिन मतदान नहीं किया जा सकता है। फाइनली इसका मतलब उसमें कटौती नहीं की जा सकती है, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, मजबूत रहे, निष्पक्ष होकर न्याय कर सके लोगों के साथ। तो उनके भी वेतन यहाँ पर कटौती की जा सकती है, ठीक है। अगला प्रभाव ये होगा कि जो धन विधेयक हैं, मनी बिल, इनको राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए धन विधेयक को आरक्षित कर सकता है, ठीक है, जब तक चाहेगा। तो फिर हो गया, ये सब हो गया। और क्या क्या हो सकता, हटाने के प्रावधान ये है कि इस संदर्भ में भी लोकसभा को कोई शक्ति नहीं है, इस संदर्भ में भी कोई लोकसभा शक्ति नहीं है, लोकसभा नहीं हटा सकती। जैसे कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति हटा सकता है, लोकसभा कोई शक्ति नहीं, उसी प्रकार यहाँ पर भी लोकसभा कोई शक्ति नहीं, राष्ट्रपति जब चाहेगा हटा लेगा, नहीं मंत्रिपरिषद। कब लगाया गया, तो आज तक कभी नहीं लगा गया। 2020 में भी ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई थी लेकिन अभी तक नहीं लगा गया, ओके, ठीक है। फाइनली कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपको,
पहला ये कि ये यूपीएससी में ही लास्ट ईयर के हैं, ठीक है। एक 1987 का क्वेश्चन है कि किन परिस्थितियों में भारत में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। किन परिस्थितियों में भारत में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, हमने बता दिया आपको। जब वित्तीय साख खतरे में, वित्तीय साख का खतरा क्या है, एग्जाम्पल दे सकते हो आप। वित्तीय आपात की परिभाषा दीजिए, दे चुके हैं। अब तक इसकी घोषणा कितने बार हो चुकी है, तो 0 बार, यानी कि अब तक नहीं हुई है, ये देख लीजिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 क्या है, टिप्पणी कीजिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 क्या है, राष्ट्रीय शासन, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना कहते हैं। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के बारे में आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं। एक क्वेश्चन है, संवैधानिक मशीनरी का ठप हो जाना के अर्थ पर चर्चा कीजिए। सीधा मतलब है, ये 250 शब्द में करना है। संवैधानिक मशीनरी का ठप हो जाना है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, व्हाट आर इट्स इफेक्ट, 250 वर्ड्स में लिखना है। यानी कि 356 का सीधा प्रयोग, 356 का प्रयोग जब होता है, संवैधानिक मशीनरी जब ठप हो जाती है ना, 356 का प्रयोग होता है। जब प्रयोग होता है तो उस पर क्या इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट, शक्तियों का वितरण समाप्त हो जाता है, रिनिर्माण की शक्ति मिल जाती है, बजट की बात हो या फिर ऑर्डिनेंस की बात हो, ये सारी बातें हो जाती हैं। या विधानसभा जो होती है बंद कर दी जाती है, निलंबित कर दी जाती है, मंत्री परिषद की बात कर सकते हो, ये सब लिख सकते हैं आप। एक 2023 का क्वेश्चन हमने बता ही दिया कि संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से, यानी कि 1995 और 94 के आसपास से मान सकते हैं, संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक और राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। विधिक कारक आप क्या हो जाएंगे, विधिक कारक आपके हो जाएंगे वो विधिक कारक, यानी कि संविधान जो ऐसा बॉम्बे का जो केस था, ठीक है, ऐसा बॉम्बे जो केस था 1994 का, वो विधिक कारक हो जाएगा, ठीक है। और विधिक कारक देखना है तो आप सरकारी या जो आयोग था, सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था। 1987 उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, रिपोर्ट दी थी। उसमें उसने बताया था, बड़ा ही प्रभावशाली ढंग से बताया था कि केंद्र और राज्यों के जो संबंध हैं कैसे सुधारे जा सकते हैं, कैसे अच्छे काम किए जा सकते हैं। तो उसका कुछ विवरण दे सकते हैं आप कि उसमें उसने कहा था कि जो अनुच्छेद 356 का प्रयोग है, अंतिम विकल्प होना चाहिए। उससे पहले जितने विकल्प है सबकी तलाश कर लो, वो अंतिम विकल्प होना चाहिए, ठीक है। और राजनीतिक कारक, गठबंधन का दौर, राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का योगदान, तो ये आप इनका बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि 1983 में आया था, ये है अनेक देश जिन्होंने लड़ाई के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की है। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने लड़ाई की, स्वतंत्रता प्राप्त की है, या तो निर्वतत्व के शिकार बन गए या सैन्य शासन के, यानी कि या तो बहुत बर्बादी में चले गए या फिर सैन्य शासन में। निर्वतत्व, बताइए निर्वतत्व कैसा अनुवाद है, यूपीएससी ऐसा ही अनुवाद करता है। इसका मतलब है डिक्टेटरशिप। अगर आप डिक्टेटरशिप आपने सुना है तो सीधा मतलब ऐसा शासन जिस पर कोई अंकुश ना हो, यानी निरंकुश शासन। और यहाँ पे निर्वतत्व शब्द का प्रयोग किया है। तो अनेक देश जिन्होंने लड़ाई के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की है, या तो निर्वतत्व के शिकार बन गए हैं या सैन्य शासन के, मिलिट्री रूल। ऐसे प्रबल तत्व कौन से थे जिन्होंने भारत को लोकतंत्र प्रणाली को बनाए रखने में मदद की। ऐसे प्रबल तत्व, ऐसे कौन से तत्व थे जिन्होंने भारत में लोकतंत्र को बनाए रखा, ना सिर्फ बनाए रखा बल्कि उसको बड़ा भी किया, मैच्योर भी किया। इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते समय भारत के संविधान में निबद्ध आपात उपबंधों को ध्यान में रखिए। आपात उपबंधों को, वही 352, 356, 360। एंड ऑफ द डे आपको एक कंसेप्ट लिखना है, उसके बाद में ये सारी बातें यही लिखनी है। तो ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपातकाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। और जो PYQ जो है PT के, उनको भी आप देख सकते हो, क्योंकि बोर्ड पर उनको लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप स्वयं उसको देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।